जय माता की मित्रों, आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर नक्षत्र की बात करते हैं। पुनर्वसु। पुनर्वसु का कारक जो सामान, वस्तु या जो चीजें हैं या जो जातक के स्वभाव वगैरह है, केश सज्जा मतलब आपके शादी ब्याह में जैसे कटिंग वगैरह है हेयर का, या बालों से संबंधित जो पार्लर वगैरह है, उस तरह के काम करने वाले सामान या आदमी, वास्तुकार। तो घरों के लिए हम लोग वास्तुकार से पूछने जाते हैं कि कहाँ पे क्या बनाए, तो वैसे वास्तुकार। हम लोग किसी को गिफ्ट देने जाते हैं, भेंट देने जाते हैं, तो उसका व्यवसाय या व्यवसायी। वाहन का कारीगर मतलब मोटर व्हीकल के जो रिपेयरिंग वगैरह है, तो वहाँ पे जो रिपेयर करने वाले मिस्त्री वगैरह है, वो सब। अनाज का उत्पादन करने वाले या क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी, क्रय करने वाले, फूड से संबंधित प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर किसान, सत्यवादी, दानी, सच्चरित्र, पर स्त्री और पर धन, दोनों से परहेज करने वाले, कुलीन खानदान, बुद्धिमान, यशस्वी, दानी, व्यापारी वर्ग, अच्छे पद पर कार्य करने वाले, और हाथ के कारीगर। हाथ से संबंधित बहुत काम होते हैं, जैसे आपके साड़ी वगैरह के है। आजकल मशीनें आ गई, लेकिन आज भी हम लोगों का देश में साड़ी की पुताई, रंगाई वगैरह का काम छोटे छोटे शहरों में करते हैं लोग। और उनमें जो बुनकर होते हैं वो लोग, या जेम्स वगैरह का व्यवसाय है जिनमें हाथ का कारीगर, स्टोन में या सोने चांदी में। तो हाथ के कारीगर, डिजाइनर। डिजाइनर कोई भी चीज का हो सकता है, डिजाइन करना आना चाहिए उसको। तो वो सब का कारक जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव जो है, कारक मैंने बता दिया आपको। स्वभाव, अब मनुष्य जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होता है, वो आप उसको जितेंद्रिय बोल सकते हैं। मतलब अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करने का स्वभाव। मतलब आदमी का मन भटकता है, तन भटकता है, दिमाग एनी टाइम क्या से क्या सोचते रहता है, तो हर इंद्रिया अपने हिसाब से काम करती है। और इंसान की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि सबको वो रोक सके। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का इफेक्ट अगर किसी जातक पे है तो वो रोक सकता है। उसके स्वभाव में इस तरह से होता है कि जैसे क्रोध आया तो वो क्रोध को नियंत्रित कर लेगा, और कोई मन में कोई चीज खाने की इच्छा हुई तो वो उसको नियंत्रित कर लेगा। मतलब हर इंद्रिय को ये लोग नियंत्रित करने की क्षमता इनके अंदर होती है। बुद्धि बहुत तेज होती है ऐसे आदमियों की। अपने लाभ के कामों में तो और भी तेज दौड़ती है। जैसे इनको कोई व्यापारी है, या ये अभी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और इनको पता है कि इस डिप्लोमा से, इस पढ़ाई से मेरे को क्या फायदा होने वाला है, तो फिर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। लाभ कमाने के मामले में इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे व्यापारी हो, इनको गच्चा देना बहुत मुश्किल है। ये उसका काम करने के पहले हानि लाभ का निरीक्षण या परीक्षण पहले कर लेते हैं। मतलब एडवांस बुद्धि जिनको बोलते हैं, ऐसे जातकों की होती है। व्यापारिक मसालों में या रेत से भी तेल निकालने, बड़ी बड़ी रिफाइनरी है आज पेट्रो पदार्थ वगैरह की, तो ये लोग की क्षमता वो सब करने में भी होती है। सोना इकट्ठा करने की कुछ विशेष आदत इनकी होती है कि जैसे ही कुछ सरप्लस आया इनके पास, कुछ अक्षय मनी पड़ी है,
या कुछ बचाना चाहते हैं तो ये बैंकों में रखने के बजाय उसको सोने में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कोई भी चीज का दान हो, किसी का भला करना हो, कोई ट्रस्ट में दान देना हो, गांव समाज में कोई चीज की जरूरत पड़ गई और इनको बोला जाता है तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अच्छे कामों के लिए ये, अगर इनकी हैसियत है तो ये दान देने में भी पीछे नहीं हटते। पुनर्वसु का मतलब, आप इसको, संस्कृत का वर्ड है, इसको ऐसे भी व्याख्या किया गया कि पुण्य और वसु अर्थात धन इन्हें ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहता है, धन की कमी इनके पास नहीं रहती है। उसकी वजह से इनकी दबंगता, व्यापार में भी इनका नाम, और क्रय विक्रय का जो काम है इनका, वो भी इनकी दबंगता की वजह से इनकी शर्तों के ऊपर होता है। कि किसी व्यापारी को कोई सामान वो ले रहा है तो उसको सपोज 100 रुपए में मिला, लेकिन उसी सामान को जब ये लोग लेंगे तो इतनी मात्रा में लेंगे कि वो इनको 90 रुपए में मिलेगा। तो इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। अचल संपत्ति का अच्छा सुख होता है इनको, लेकिन अगर कुछ रोग हो गया, कोई भी शरीर में अगर कष्ट हो गया, कोई भी कारण की वजह से, कोई दशा महादशा की वजह से, तो फिर जल्दी से इनका पीछा नहीं छोड़ता, बहुत कष्ट देता है इनको। लिक्विड पदार्थ कोई भी हो, दूध हो सकता है, शरबत हो सकता है, जूस हो सकता है, सूप हो सकता है, लिक्विड पदार्थ पीने का इनको बहुत शौक रहता है। उसमें वाइन भी आ सकती है। तेज चाल चलते हैं, धीरे नहीं चलते। कुछ जैसे आदमी शांति से चलता है, मस्ती से चलता है, वैसा कुछ नहीं होता है इनको। ये अपनी लय में चलते रहते हैं। और इनके साथ चलने वाले अगर थोड़े पैर धीरे उड़ते हैं तो इनको उनके साथ चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये प्राय कर ऐसे आदमियों के साथ रोड पे पैदल कम ही चलते हैं कि जैसे कोई बड़ा आदमी है या इनकी उम्र में बड़ा है, ये सम्मान करते हैं उनका, तो उनके साथ फिर धीरे धीरे चलना इन लोगों के लिए थोड़ा एलर्जेटिक फीलिंग होता है। और कितने भी बिजी हो ये अपने काम में और में, लेकिन फिर भी कभी कभी ये अपने धर्म ग्रंथ या अपने शास्त्रों को पढ़ने का टाइम ये निकालते हैं और पढ़ते भी। धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में रुचि भी लेते हैं सॉरी। और हर चीज को मानते हैं। आस्था, और आस्था के साथ तर्क, उसको भी मानते हैं। सब चीज को देखते हैं, सब चीज को मानते हैं, सबकी सुनते हैं। अपवाद या कुतर्क में अपना समय नष्ट नहीं करते। इनको आस्था है, इनको धर्मशास्त्र पढ़ने की इच्छा है। अब उनका सबूत, उनके लिए कुतर्क करना, ये साफ साफ बोलते हैं कि जब शास्त्र रचा गया था, जो आज भी पढ़ रहे हैं लोग, तो उनकी बुद्धि कितनी डेवलप थी। मैं इस पे तर्क करने जाऊं, मेरी बुद्धि क्या उनके जितनी डेवलप है? अगर नहीं है तो मेरे को तर्क करने का कोई अधिकार भी नहीं है। ये उस लेवल के आदमी होते। अब 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में तांबे के जैसा, मतलब ललाई लिया हुआ, कुछ लाल चेहरे हम लोग देखते हैं, उस तरह का, बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें होती है और बड़ी छाती। अस्त्र विद्या, मतलब अस्त्र विद्या आज के समय में तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई शूटिंग का इनको कोई शौक हुआ तो शूटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, तो उस तरह की विद्या। या कोई इस तरह के कबीले जैसे केरला में है, नागालैंड साइड में है, या मेघालय में है, उस तरह का जो खेल कूद है, जैसे तलवारबाजी करना या और करना, या उस तरह की कोई
पाठशाला है आरएसएस वगैरह की, तो उनमें कोई ज्वाइनिंग लाठी वगैरह चलाना, तो इस तरह का शौक होता है इनको। और उसमें ये अगर भर्ती हो गए वहाँ पे तो बहुत प्रवीण होते हैं और अच्छे से उसको कैच करते हैं ये लोग। हंसी मजाक करने में माहिर होते हैं प्रथम चरण में। हंसी मजाक से कोई परहेज नहीं होता है इनको। ये सीरियसनेस में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। द्वितीय चरण में सांवला रंग, भारी खुददार होते हैं ऐसे आदमी, सुंदर होते हैं और सुंदरता को दिखाने के लिए जैसे कोई क्रीम लगाना हो या श्रृंगार की कोई और वस्तुएं, लड़का हो या लड़की हो, तो वो सब अपने पास रखते हैं। मधुरभाषी होते हैं और शरीर थोड़ा चर्बी युक्त होता है जो नजर आता है, लटकते हुए चर्बी अक्सेज कहीं पेट पे हो गई या कंधे पे हो गई, उस तरह का। नजरों में सफेदी होती है, किसी किसी की आंख जैसे किसी के पीलापन लिए हुए हो, किसी की लालिमा लिए हुए हो। इनकी आंख दूसरे चरण में पैदा हुए जातकों की आंखें थोड़ी सफेदी लिए हुए होती है। तृतीय चरण में गोल आंखें होती है और सफेद होती है, सुंदर शरीर और सफल हर कार्य में, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे अपना प्राइवेट कोई जॉब या डिप्लोमा हो, सब उस सब में सफल जिनको बोला जाता है वैसे होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धि इनकी बहुत प्रबल होती है। विज्ञान व साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। चौथे चरण में साफ स्वच्छ गोरा शरीर, सुंदर बाल और पेट थोड़ा बड़ा होता है और मुख पे एनी टाइम प्रसन्नता आपको इनके मुख पे नजर आएगी। उभरा हुआ उभरी हुई आंखें और हाथ पैर थोड़े पतले हो सकते हैं। ये पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण की बातें मैंने आपको बताई, ऐसा है आपको समझ में आई होगी। कुछ प्रभाव इन नक्षत्रों का हम लोगों के जीवन पे, चाहे गोचर की वजह से हो, चाहे हम लोगों का जन्म नक्षत्र हो जाए, कोई नक्षत्र उसका हो, या चंद्र लग्न में नक्षत्र आ जाए, चंद्रमा जिस नक्षत्र पे बैठा हो, उसकी वजह से हम लोगों का जीवन में नक्षत्रों का इफेक्ट होना ही होना है। गोचर प्रभाव जब देखा जाता है तो नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। नक्षत्रों की वजह से ही हर चीज का अध्ययन, जातक का या बहुत बड़ी बड़ी जो भविष्यवाणियां की जाती है, उन चीजों का भी, उन भविष्यवाणियों का भी आधार नक्षत्र ही होते हैं। नक्षत्रों के बगैर कोई भी प्रिडिक्शन सफल नहीं होती। मुहूर्त हो, भविष्यवाणी हो, आपका आने वाला कल हो, चाहे बीता हुआ कल हो, प्रेजेंट कैसा चलेगा, वो सबको भी नक्षत्रों से ही देखना पड़ेगा। जब सब सलाका में देखा जाता है, सपोज आपका दशा साथ, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे स्वामी की जन्म कुंडली में आपका 9th हाउस का लॉर्ड है और उसकी महादशा चल रही है और उसी की अंतरदशा है, लेकिन फिर भी फल अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर आ जाता है गोचर। वो गोचर देखना बहुत जरूरी थी। गोचर में आप अष्टक वर्ग देखो, वर्ग कुंडली का थोड़ा अध्ययन होता है, लेकिन अष्टक वर्ग का और चलित गोचर में नक्षत्र पे कौन से ग्रह विचरण कर रहे हैं उस समय, वो देखना पड़ता है। अगर उनका वेद खराब है, शुभ नक्षत्र का वेद हो तो अच्छा होता है, और अशुभ नक्षत्र जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु केतु शनि है, ये अशुभ नक्षत्रों में ही आते हैं, उनका अगर वेद हो रहा है आपके नक्षत्र के साथ, तो फिर उस दशा का जो आपको बहुत अच्छी जानी चाहिए थी, उसका 30% ही अच्छा फल आपको मिलेगा। ये सबसे बड़ा कारण है।
और बहुत बार ऐसा होता है कि दशा तो ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी आपका काम बन गया। तो ये सब चीजें हैं प्रिडिक्शन में। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और इन नक्षत्रों के अध्यायों में ही समझेंगे। मेरा अभी ग्रहों के बारे में जितना मैं बता चुका उससे ज्यादा कुछ बताने का कोई आगे अलग बात है अभी नहीं है। अभी मेरा जोर नक्षत्रों पे ही रहेगा और नक्षत्रों पे ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि नक्षत्रों का अगर पूर्ण अध्ययन हम लोगों का हो जाएगा तो फिर ग्रह की तो बहुत आसानी से हम लोग समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पे क्या फल देगा क्या नहीं देगा। और उसके बारे में तो और भी बहुत यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जिनको समझना बहुत आसान है अगर नक्षत्रों को समझ लिया तो आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आया होगा। जय माता की। शेयर कीजिए और जितना ज्ञान मिले वो भी शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए, किसी के दुख दर्द में काम आइए। जय माता।